अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं और उन्हें अमन का अलमबरदार करार दिया जाता है और इसके साथ साथ बहुत से मुआहदे भी उनके साथ तय पाते हैं। वो क्या मुआहदे हैं, क्या मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, और इसके साथ साथ तुर्की और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। वो मुआहदा क्या हुआ है और इसके नताइज क्या सामने आएंगे, और इसके साथ साथ कोलंबिया के जो कि प्रेसिडेंट की एक स्पीच जो है वो काफ़ी हद तक वायरल हो रही है। उस स्पीच के जो कि क्या मामला सामने आते हैं या उस स्पीच का क्या पर्पस था। हमारे साथ आज मौजूद हैं एंकर पर्सन हमजा साजिद राना। इनसे बात करेंगे और इनका एनालिसिस लेंगे कि इसके ऊपर अपना एनालिसिस क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई, कैसे हैं आप? जनाब, आपके वज़ीर आज़म साहब हाल ही में अमेरिका पहुंचे हैं। आपके भी हैं? अच्छा, मेरे हाँ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बताएं, क्या इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या क्या तय हुआ है? बड़ी गुफ्तो शनीद और बड़ी जो कि खुशी के आसार नज़र आ रहे थे चेहरे से। अच्छा, ऐसे है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से पाकिस्तान बना आज तक, जब भी हम रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में जाते हैं और हमारा कोई भी वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ सराहा जाए तो हम लोगों को ऐसे खुशी होती है जैसे हमने पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा फल हासिल कर लिया जिसके समरात आने वाली नस्लों को मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि आने वाले वक्त का तो अंदाज़ा कोई नहीं। इस वक्त जो मुलाकात जो 1 घंटा 20 मिनट ओवल ऑफिस में जारी रही है और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस और ये जितने लोग मौजूद थे, इन लोगों के चेहरों के तासुरात देख के ये लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोबारा कुछ चाहता है। अच्छा। डू मोर का शायद मुतालबा दोबारा हुआ हो, और अगर डू मोर का मुतालबा नहीं भी हुआ तो ये मुतालबा ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन, जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है खित्ते में, उसको देखते हुए रियासत हाय मुत्तहिदा के मफादात का साथ। अच्छा। अगर मफादात का साथ नहीं भी देना तो कम अज़ कम खामोश इत्तेहादी रहे, ठीक है। कोई भी ऐसा जेस्चर ना दे कि जिससे कोई नाराज़गी का फैक्टर जाए। दूसरी जानिब आपको पता है कि भारत के ऊपर टैरिफ चल रहा है, तो भारत के साथ अमेरिका की एक तरह से ना इस वक्त वही हालात चल रहे हैं जो 60s में पाकिस्तान के थे। ठीक है, जब हम अमेरिका के साथ एक पूरे अकॉर्ड के अंदर गए और भारत रशिया का इत्तेहादी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त इंडिया को 100 किस्म की ऑफर्स हैं, F-35 की ऑफर है, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की ऑफर है, सारा कुछ है, लेकिन अमेरिका ने उन्हें छोड़ के रशिया के पास गया है दिफाई मुआहदे के लिए भी, SU-57 के लिए भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त मौजूद है अमेरिका के अंदर। एक बहुत ही सहर हासिल गुफ्तगू रही, एक बड़ा अच्छा जेस्चर गया, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें ना उस मुलाकात की कोई तफसील सामने आई है, सिर्फ फोटो सेशन सामने आए। फोटो सेशन दैट मीन्स खामोशी का मतलब ये होता है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, टर्की जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता हमें नजर आ रहा है। टर्की जो नेटो का सेकंड बिगेस्ट आर्मी मेंबर है आफ्टर द यूएस। टर्की ने 43 अरब डॉलर का 20 साल का शराकत दारी का LNG का मुआहिदा किया कि वो अमेरिका से एनर्जी खरीदेगा। ओके। ठीक है, उसके अलावा बोइंग से मुआहिदा किया कि अपनी एयरलाइन को और तोसी देंगे, करीबन 200 जहाज खरीदेंगे बोइंग से। ठीक है, A320 A3। अब गुजारिश ये है कि अगर बोइंग के साथ मुआहिदा कर लिया, अमेरिका के साथ मुआहिदा कर लिया, खामोश इत्तेहादी बन गया अमेरिका का टर्की भी। और जिस तरह आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आपने उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू सुनी, उसके अंदर वो कहते हैं तैयब उर्दगान वो बंदे जिन्होंने शाम को खामोशी से कब्जा कर लिया शाम पे। ठीक है, और यही कर सकते थे। इससे क्या पता लगता है कि शाम के अंदर जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर टर्की और अमेरिका इत्तेहादी थे, हैं, और आने वाले वक्त में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्की का ये मुआहिदा क्या समरात लाएगा? आपको पता है मुआहिदा लोज़ैन से टर्की निकल रहा है, जो कि 1920 के अवाइल में टर्की ने मैंने किया इस था। पे भी बिल्कुल 1925 बात करनी थी। कहते हैं कि वो 100 साल बाद जो है वो टर्की जो है उसकी किस्मत बदल जाएगी, खाना काबा की जिम्मेदारियां भी उनके पास आ जाएंगी और चाबियां उनके पास चली जाएंगी। और ये इसमें क्या इन हकीकत? सब से बढ़कर खाना काबा की जिम्मेदारियां, ठीक है, बहुत बड़ी शर्फ की बात है वो, चूंकि मुझे नहीं लगता सऊदी अरब देगा, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब के पास अच्छा, थोड़ा सा ना हम इस मुआहदे को जो आज से 100 साल कबल जो हुआ था उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस। वही बताना चाह रहा हूँ, हाँ। सुन तो लें मेरी। जी 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 जी। सुन तो लें। अब देखें ना, इस मुआहदे की मेन शिक क्या है कि टर्की के पास जो बॉस्फोरस का एरिया है, जो गुजरगाह है, ठीक है, मेडिटेरियन सी की, टर्की उसे यूज नहीं करता। उसे सारी दुनिया यूज करी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। लेकिन जिस दिन टर्की वहां पे लगा देगा डिफरेंट किस्म के टैरिफ्स और डिफरेंट किस्म के इम्पोज कर देगा टैक्सेस, तो टर्की वहां से पैसा उठाएगा। अब यूरोप की सारी ट्रेड वहां से डिपेंडेंट करती है। जिस तरह स्विस कैनाल जो है वो पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, या अपनाए हरमज पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, या स्टेट ऑफ मुलाका पूरी दुनिया की ट्रेड में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, इसी तरह स्टेट ऑफ ये जो है टर्की के पास मेडिटेरियन सी है, ये जो बॉस्फोरस का एरिया है,
इधर से जब ट्रेड गुजरेगी यूरोप और एशिया के संगम से, तो टर्की को बहुत दूरस्थ नताइज मिलेंगे, बहुत हद तक पैसा मिलेगा। और जो ट्रेड फीस होती है, जो शिप के गुजरने की फीस होती है, समंदर को यूज करने की फीस होती है, वो सारी टर्की के हिस्से में आएगी। सबसे बढ़कर वहां से जितनी भी ऑयल की शिपमेंट गुजरेगी वो टर्की के हिस्से में आएगी। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, अमेरिका और टर्की इस वक्त इस मौके पे खड़े हैं कि टर्की को पहले उन्होंने कहा हम आपको F-35 प्रोग्राम से निकाल रहे हैं क्योंकि आपने S-400 खरीदा रशिया से। ठीक है। वही टर्की है, उसको आज चूम रहे। कल तक तैयब उर्दगान इनके लिए डिक्टेटर, यहाँ तक कि वो चेयर भी उसकी सीधी की जा रही है, जी, आगे आगे ऐसे बुला इससे के पता लगता है और अपने साथ बिठाया हुआ है। सर अमेरिका जो है, अमेरिका कहता है नथिंग इज, अमेरिका में फ्री डिनर किसी को भी नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान के वजीर आजम या आर्मी चीफ के उन्हें एक लेवल मिला तो कुछ ना कुछ उसके बदले गल बात हुई है। अच्छा। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान के हक में हुई हो, क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस वक्त जो फौज की लीडरशिप है वो एक बहुत ही काबिल कदर इंसान के हाथ में, जिसने हमें जो मर्जी कोई बोले, मैं एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान को 7060 नहीं, ये अपनी तनसीक कर लें जी, 7 जहाज इंडिया के गिरे। इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुष्टि की है, इंटरनेशनल इदारों ने भी किया और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने भी की है। तो जिस बंदे के मतलब कि ये जो मैचेस के अंदर 6-0 चल रहा है, अब 7-0 हो गया। अब 7-0 अब हारिस रऊफ को ये इशारा करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब कि ये 6 से बाद 7 पे पहुंच 7 पे चली गई है। इसमें मैं आपको बता दूं जहाजों की जो गालिब तादाद है उसमें अगर देखें Su-30 MK आई है जो कि 4.5 जनरेशन है रशिया के। उसके अलावा मिराजेस है इंडिया के, मिराज 2000 जो कि बड़े अच्छे जहाज हैं इंडिया के, जिसके ऊपर इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक्स पाकिस्तान में बड़ी मशहूर की थी, जिसमें एक कव्वा मार के गए थे, 2 दरख्त गिराए गए थे। और तीसरे मशहूर जमाना फ्रांस के डिसॉल्ट एविएशन के राफेल। ठीक है, राफेल की अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो भाग दौड़ है वो इस वक्त बड़े ही अच्छे मंजे हुए सियासतदान शहबाज शरीफ के हाथ में तो है, लेकिन उससे भी बढ़ के सिपा सलार जो कौम के लिए एक फख्र का बाइस है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है, अगर कोई गुफ्तगू शनीद अमेरिका से करके आए तो यकीनन खित्ते के मफाद के अंदर करके आए। और ये मैं आपको बात बता दूं, जो बातें फैली हुई ना कि पाकिस्तान को दे देगा बेसिस, इसी सब नाकदीन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बेवकूफ है। नाकदीन मुझे लगता है फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। नाकदीन को यही लगता है कि ये जो 4-5 वो कहते हैं ना सो कॉल्ड, मैं अब क्या कहूँ, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, उनकी बातें सुन के ये समझते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं शायद डूबने के लिए बना है और पाकिस्तान उभरने के लिए बना है। ये याद रखिएगा, the destiny of mankind, destiny of Pakistan is the destiny of mankind। ये बात अपनी आप समझ ले। अच्छा, आप समझते हैं कि अब अमेरिका के साथ ये मीटिंग और ये जो कि मीटअप जो है बड़ा अहमियत का हामिल है आने वाले दौर में? अमेरिका हमारा बहुत अच्छा साथी है। पाकिस्तान और टर्की ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, ब्रदरली कंट्रीज। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान और टर्की दोनों अमेरिका के अंदर एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, एंगेजमेंट्स भी कर रहे हैं, टॉक्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तैयब उर्दगान जिस दिन मुआहिदा लौज़ैन को दोबारा ख़त्म करेंगे, ठीक है, एब्रोगेट करेंगे, कब तक हो रहा है वो मुआहिदा? वो जहाँ तक किताबी बातें वो तो कहते हैं जी 1920 में हुआ था, तो 1920 में खत्म। मैं कहता हूँ 2025 में भी हो जाए। ठीक है, जो भी उनकी भी मजबूरियां उनसे वो हट के निकल आए। टर्की ने F-35 प्रोग्राम से उन्हें निकाला, उन्होंने कान फाइटर खड़ा कर दिया। ठीक है, 5th जनरेशन फाइटर टर्की ने खड़ा कर दिया। उनको F-16 प्रोग्राम से निकाला टर्की ने, अब देखे खुद एक 5th जनरेशन फाइटर बना लिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें, टर्की ने F-16 का जो मुआहिदा है इनके साथ किया, उसको भी बदल दिया। $3-4 बिलियन का मुआहिदा किया था कि इन्होंने F-16 लेने थे, ब्लॉक 70 मोस्ट एडवांस फाइटर इन F-16 की जो एक पूरी फ्लीट है ना, उसके अंदर सबसे एडवांस फाइटर है वो। टर्की ने कहा है कि जी हम उसकी जगह हम आपसे इंजन्स लेंगे, जहाज नहीं लेंगे। और डोंट फॉरगेट, अमेरिका के अलावा टर्की दुनिया का ओनली कंट्री जिसके अंदर F-16 मैन्युफैक्चर होते हैं। अमेरिका ने उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दी है, जिसके तहत पाकिस्तान भी अपने F-16 के जो पूरा फ्लीट है 75 जहाज़ों का, उसको ओवरहॉल कराने के लिए टर्की से रब्ता करता है। अच्छा, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि टर्की इतना पिवटल रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है अपना रोल प्ले, तो अमेरिका के साथ जो एंगेजमेंट है वो आने वाले दिनों में बहुत हद तक सेहर हासिल भी हो सकती है और हमारे खित्ते के लिए और स्पेशली यूरोप और एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है। चलें, ठीक है। अच्छा हमजा साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि ट्रंप साहब जो हैं वो अमन के अलमबरदार हैं। आपको लगता है कि वो अमन बर्पा कर रहे हैं, जो कि गज़ा की सूरत हाल को देखकर या फिर यूक्रेन मामलात, ये सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है ट्रंप कहाँ पे खड़ा है? ट्रंप फिलहाल तो वहीं पे खड़ा ओवल ऑफिस के अंदर, और सबसे बड़ी बात उसको बहुत शौक है कि उसे मिल जाए नोबल इनाम। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे लगता है कि ना बड़ा अजीब सा प्रॉपर्टी डीलर टाइप आदमी, हरकतें भी उसकी कुछ इस तरह की होती हैं। बिल्कुल ऐसे। अब तैयब उर्दगान को खड़ा कह रहा है कि आपको लेट मी इंट्रोड्यूस टू न्यू ओवल ऑफिस, और बाइडन ने तो बड़ा फजूल सा ऑफिस बनाया हुआ था, आप चेक करें, पहले एक पेंटिंग थी, अब 6 पेंटिंग लगी हुई पिकासो की, बड़ी महंगी। अच्छा। और अपना तो स्वैग ही लगा ब्रो है हम,
वो ना एक शुद्ध आदमी नहीं होता, हाँ, अमीर आदमी का बच्चा, हाँ, ठीक है, जिसको गाड़ी मिल जाए तो ठोक दे, ठीक है, सामने घर मिले तो उसको खराब कर दे, उस इस मिजाज का बंदा है, थोड़ा सा वो फुल ऑफ हिमसेल्फ है, ठीक है, अपने अलावा किसी को कुछ समझता नहीं, और ऊपर से अमेरिका का सदर बन गया तो दिमाग तो खराब होना फितरती बात। अच्छा, अब उन्हें कहना अमन का दाई ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान ने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, और भी जंगें रुकवाई, आज़रबाईजान और आर्मेनिया का नकोरना काराबाग का जो इवेंट है उसको रिजॉल्व कराया, उसके अलावा लेकिन साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका जंगे लगवाता है। अफगान जंग किसने लगवाई, वियतनाम वॉर किसने लगवाई, पनामा वॉर किसने लगवाई, वेनेजुएला पे किसने बम गिराए। आप इधर देखें, ये जो आपके अभी कंबोडिया और थाईलैंड का जो मसला चल रहा है, इसके अंदर भी कहते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। दूसरी तरफ इधर आ जाए, इराक वॉर किसने लगवाई, दाइश किसने पैदा की, तालिबान किसने पैदा किए, फ्रीडम फाइटर पहले कहा, बाद में कहा ये टेररिस्ट है। आर यू ये इनसेन थॉट है कि वो बंदा अमन का दाई है। अगर अमन का दाई है, पिछले 3 साल से 65 से 70 हजार बंदा गाजर मूली की तरह काट दिया गया, बेहोश है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहूंगा कि सिर्फ वो कहते हैं ना, एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने कह दिया, दैट्स इट। आई डोंट कंसीडर हिम इन एनी एस्पेक्ट। अच्छा हमजा भाई, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपको लगता नहीं कि गज़ा के लोगों के साथ भी पाकिस्तान की जानिब से भी मुनाफ़क़त की जा रही है, कि जहाँ पर जुल्म बरबरीत की दास्तानें रकम की जा रही हैं। नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो अपने आप को तो ऐसे ही समझते हैं कि जैसे वो दोनों जुड़वा भाई हैं, और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो दोनों की पॉलिसीज़ मेकर वो दोनों इकट्ठे ही हैं, लेकिन वहाँ पर उसको अमन का दाई किस तरह, मेरा आपसे सवाल है, करार दिया गया। यार देखें, अब आपको मैंने अभी हमसे ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी कि जो इमदाद चली है उसके लिए इटली के बाद स्पेन ने भी अपना जंगी बैरी जहाज, ये हम बाद में उधर आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे शहबाज शरीफ ने गलत किया या सही किया जो उसको अमन का दाई करार दिया? मैंने आपको बता दी, ये सिर्फ एक स्टंट, एक स्टेटमेंट है यार। इस तरह की प्रेजिंग स्टेटमेंट देते रहते हैं कि अगले मुल्क को लगे कि आप भी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, और वैसे भी अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं, कोई वो अमन का दाई नहीं है यार। अमेरिका क्या है, अमेरिका फायदे का दोस्त है, वो आपके साथ नुकसान नहीं बराबर शेयर करता। अच्छा, आपने बात की, जब हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में और सोवियत यूनियन और सारे मामला जो हुए, जब लाल मस्जिद के अंदर तालिबान रहे, तो उस वक्त तो हमसे फ़ायदा था अमेरिका को, अब अमेरिका को हमसे क्या फ़ायदा है? आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ब्रदर, आप ऐसे हैं कि जैसे आप जनूबी एशिया का दरवाजा है, ठीक है, ठीक है। ऊपर से चाइना को आपसे इंटरेस्ट क्या है, वार्म वाटर्स, गवादर पोर्ट क्या है, सी पैक क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ओल्ड सिल्क रूट को रिवाइव करना क्या है, ठीक है, सब चीजें उस चीज का हिस्सा है, ठीक है। दुनिया की जितनी भी बड़ी पावर्स हैं उनको आप में क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान क्यों हमेशा वो रहता है, क्या लेते हैं, मौजूए बहस, मौजूए सुखन रहता है? उसके पीछे बहुत बड़ी वजह आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, वो आपकी, वो कहते हैं दुनिया की कमजोरी है। चलें, इसी वजह से दुनिया की जो भी बड़ी पावर है वो छोटी है या बड़ी है। थोड़ा सा पिछला ये कवर कर लें कि जो टर्की के साथ अमेरिका का मुआहदा हुआ है, उसका पाकिस्तान को क्या, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को क्या फायदा होने जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन को, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ऑब्वियसली। मतलब थोड़ा सा होता है ना कि यार हमने अगर बात की है कि तुर्की जो है वो इस तुर्की चले एक इस्लामी मुल्क है और बड़ी एक अच्छी सतह पे खड़ा हुआ है, तो उसका फिर भी कोई बेनिफिट बताए ना। देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी स्टेज पे खड़ा है कि पाकिस्तान के जितने भी मुआहदे फ्रीज हुए हैं ना, उनको पाकिस्तान रिवाइव कर सकता। ओके, जैसे हम जब भी F-16 की डील करने जाते थे वो फ्रीज हो जाते, थैंक्स टू आवर ब्रदरली नेशन चाइना एंड आवर आयरन फ्रेंड, ठीक है। चाइना जिसने हमारे साथ, कहते हैं ना, टेस्टेड फ्रेंड है, जिसने हमारा हर जगह साथ दिया, उसने हमें J-10Cs दे दिए, वरना हमारे तो दिफाई मुआहदे खटाई में पड़ गए थे। अच्छा। क्या हालत थी हमारी, हमें अपने जहाज़ों के पुर्जे तक नहीं मिलते थे टाइम पे। अब ये है कि अमेरिका हो सकता है हमारी डील्स रिवाइव कर दे, ठीक है। हमारी एक अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील है, वो पड़ी हुई खटाई में, हमारे और बड़े मामला है खटाई में पड़े। दूसरा, डोंट फॉरगेट, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ट्रेड पार्टनर है, बिगर देन चाइना। अच्छा, चाइना हमारे मुल्क में चीजें बेचता है, हमसे लेता बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। अमेरिका हमारे से बहुत ज्यादा खरीदता है चीजें। ओके, इसमें हमारी भी कुछ कोताही है, लेकिन चलें, लेट्स बी फेयर कि अब इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारा अमेरिका, और उन्होंने हमारे पे टैरिफ भी कम लगाया बनिस्बत इंडिया के। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि मुआहदे जो हैं वो मुल्कों की जो बायलैटरल सतह पे जो मामलात होते हैं उसी का एक नतीजा होता है। अच्छा हमजा भाई, अब थोड़ा सा गज़ा की बात कर लेते हैं कि गज़ा में अमदाद की प्रोटेक्शन के लिए जो कि इटली और स्पेन ने अपनी नेवी भेज दी है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है और कब भेज रहा है? हम लोग सिर्फ दुआओं के सहारों पे रखा हुआ है हमने उम्मत को, ठीक है, ठीक है। हमारे हर चीज़ का बदला हमारे बचपन से लेके माँ बाप क्या बताते हैं, इस्लाम क्या कहता है कि अपने हक के लिए किसी भी लेवल पे खड़े हो, और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, सहाबा की सीरत हो, अहले बैत,
जितने भी वो हक की राह में निकले। रोज एक करबला कायम होती है वहाँ पे, आप और मैं खामोश रहते हैं ना। हम कहते हैं इस्लाम अमन का दर्स देता है। कितने अली असगर के मानने वाले, कितने अली अकबर के मानने वाले रोज शहीद होते हैं, बेशक। ठीक है। रोज हुसैन की सुन्नत जिंदा होती है, सजदे में गर्दनें कटती हैं, सही बात, ठीक है। हम लोग सिर्फ जुबानी कलामी मुसलमान है मेरे भाई। वहाँ पे एक उम्मत कत्ल हो गई है। वो कहते हैं अल्लाह का जो बागे चमन है ना जन्नत का, वो इस वक्त भरा हुआ है बच्चों से। और वहाँ पे एक अदालत लगी, बच्चे कह रहे हैं कि इस मुसलमान ने भी नहीं मेरी मदद की, इस मुसलमान ने भी मेरी मदद नहीं की। और मेरे भाई खातिर जमा रखें, आखिरत बहुत बुरी होनी है हमारी, आपकी मेरी, हम सब कुल्लुहुम। वो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ एक अरबी की टर्म है आना पाकिस्तानी कुल्ली बगैरत। हम गैरत से खाली हो चुके। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और हमारी तरफ से इमदाद हमारी कहाँ जाती है? मिस्र के बॉर्डर पे जाके ब्रेक लग जाती है। उधर से भी जो रफा क्रॉसिंग है, उधर से भी इजाजत चाहिए इसराइल की। एक अनाज का टुकड़ा नहीं जाने देते अंदर। मलिया मेट करके रख दी इंसानी आबादी। शुक्र है कलीसा या सलीब के मानने वाले हमारे से बहुत आगे निकल गए, हमारे से बहुत आगे निकल गए। उनकी इंसानियत जिंदा हो गई है, वो भी हमारे भाई। तमाम मसीह हमारे भाई इसलिए हैं कि वो भी हजरत ईसा पे ईमान रखते हैं। लेकिन साथ साथ बात ये भी है कि उनकी गैरत जिंदा होगी, हमारी गैरत जिंदा नहीं हुई। मुसलमान मर रहा है, मसीही उसके लिए निकल रहा है, उसके लिए जान देने को तैयार है। उनके मुल्कों में, इटली में कल, रोम में इतना बड़ा प्रोसेशन दिया है। बिल्कुल क्रिश्चियंस ने दिया प्रोसेशन, मुसलमानों ने नहीं। उन्होंने कहा है कि गजा में इतने लोग कत्ल हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे? वाटर कैनन के आगे उन्होंने, वाटर कैनन आपको पता ना, वो पानी की जो बंदूक से करते हैं मुजाहिरीन को, लोग बेहोश हुए हैं, जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा गजा के अंदर इमदाद जानी चाहिए। और अगर आप देखें कोलंबिया जो है वो भी क्रिश्चियन स्टेट है, उनकी स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं अमेरिका और इसराइल को खुदा नहीं है जिनके आगे हम झुक जाएं। वो कहते हैं, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि असला वगैरह इकट्ठा करो, जंग की तैयारी करो गजा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया इस वक्त जंगों में है। कहाँ है तरक्की, कौन सी स्टेबिलिटी? नेपाल देखें, हिंदुस्तान देखें, पाकिस्तान देखें, ऊपर की कंट्रीज देख लें, सारे हर जगह इंस्टेबिलिटी है, या कत्लेआम है, या जंगे हैं, ये कुर्बे की आमद नहीं तो और क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोलंबिया के प्रेसिडेंट की स्पीच क्या थी, वो क्या कहना चाह रहे थे? स्पीच ये थी कि वो कह रहे थे कि अमेरिका और इसराइल से आगे भी दुनिया बस, ठीक है। आप लोगों ने जो एक दो मुल्कों की जो सियासत को सब कुछ अपना महवर मान लिया ना, आप देखें ना, ज़ेलेंस्की, ये सारे इन्होंने तस्लीम किया पैलेस्टाइन को। उसके साथ क्या है, कह रहे जी अलामती है, मान लिया अलामती है। आप अलामती तौर पे कर लें यार, आप भी अलामती तौर पे अपनी नेवी भेज दें, अलामती तौर पे कर लें। बिल्कुल ऐसे, दुनिया को दिखाने के लिए कर लें, बिल्कुल और दिखावे के लिए कर लें। तो मान जाए कि मुसलमान, जिस दिन एटम बम बना था ना, तो फलस्तीन के बच्चों ने पत्थर उठा के कहा था, डोंट लुक एट द स्टोन इन माय हैंड, लुक एट द बॉम्ब इन पाकिस्तान। बट वी फॉरगेट देम। वेरी सिंपल। उम्मत बनती है, उम्मत क्या है, वो कहते हैं ना उम्मत वाहिदा, ठीक है, कि अगर एक जगह भी तकलीफ हो जिस्म में, तो सारे जिस्म को तकलीफ होती। क्या हमें तकलीफ होती कि हम बच्चों के जिंदा रोते लाशें नहीं देखते, छोटे छोटे बच्चों के कटे हुए हाथ नहीं देखते? एक जानवर के बच्चों को इतनी तकलीफ नहीं दी जाती जितना वो खबीस नेतन्याहू रोज तकलीफ दे रहा है। बिल्कुल। अब कह रहे हैं जी वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लेंगे, ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। क्या आप और मैं ये बिलीव कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की मुकद्दस सरजमीन इनके कब्जे में चली जाए? और मैं एक कदम बढ़ के एक और बात करता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि खाना काबा पे आंच नहीं आने देंगे, तो किबला अव्वल क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है? वो दरो दीवार भूल गए हैं, हजरत इब्राहिम की दुआएं भूल गए हैं, मुशक्कतें भूल गए हैं तमाम अंबिया की, हजरत ईसा की वहां पे पैदाइश भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हम। बिल्कुल। हम लोगों से तो बेहतर गैर मुस्लिम है, उनके दिलों में गम जाग उठा गजा वालों का। बिल्कुल ऐसे। आंखें बंद है, लबों पे दुआ है, लेकिन दिल अंदर से बदगुमान है, इसलिए कबूलियत के लिए ऊपर भी नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमज़ा भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी इटली और स्पेन ने तो अपनी नेवी भेज दी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमारी तरफ से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सेनेटर मुश्ताक साहब को डिस्कस किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो गज़ा के लोगों के लिए जो है वक्फ कर दी। देखिए, उनको सत सलाम है सेनेटर मुश्ताक साहब को, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे।
जितना बड़ा वो काम कर रहे हैं और जिस तरह वो समंदरों में उतरे हुए हैं, और इस एज के अंदर ये यकीनन जिहाद का ही जज्बा है जो इंसान को इतनी दूर लेके जाता है कि मैं प्यासों की मदद करूं, भूखों की मदद करूं, अफलास में घिरे हुए लोगों की मदद करूं, मुसीबतों में घिरे हुए लोगों की मदद करूं, जिनकी आंखों से हर शब आंसू जारी रहते हैं खुदा की याद में। आपने गजा का जुमा देखा? दुनिया का मुख्तसर तरीन खुतबा हुआ उस जुमे के अंदर। मौलाना साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और साथ पता है कहते हैं मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे में मैं 5 दिन का भूखा हूँ, मेरे में बोलने की ताकत नहीं, और तुम लोग जो बैठे हुए हो तुम लोग भी 5 दिन के भूखे हो, तुम में सुनने की ताकत नहीं। फिर सलाह खड़े होकर नमाज पढ़ो। एक क़यामत बरपा है उस खित्ते के अंदर, रोजाना आसमान बारूद बरसाता है, आग बरसाता है, खाना नहीं बरसाता, और वहां का हर बच्चा आपको और मुझे याद करके रोता है कि हम क्या हैं, हम इंसान नहीं है, हमारे का कवानीन नहीं है, यूरोप में कुत्ते के कवानीन है, ठीक है, आपके मुल्क में पागल कुत्ते को मारने की इजाजत नहीं है, आपकी कोर्ट्स के ऑर्डर है, ठीक है, वहां पे एक इंसान रोजाना ज़िबा हो रहा है, रोजाना रोजाना। पता है क्या है? गजा एक है मज़बा खाना जिधर बकरों की तरह इंसानों को पाला जाता है 10 साल, उसकी फीडिंग देती है अरब कंट्री, उनको फीड करके जब वो बेचारे थोड़े से खुशहाल होते हैं फिर एक बदमस्त भेड़िए को छोड़ा जाता है इसराइल की सूरत में, ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा शैतान आजम है, वो आप जानते वो कौन है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते, फिर वो अमेरिका का शैतान आजम उसको सपोर्ट करता है, और फिर हम सारे खामोश होके देखते हैं कि अमेरिका की ताकत क्या है। अमेरिका क्या है? अमेरिका खुदा नहीं है, इस ईमान को अपने दिलों में लाएं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं स्पेन को, मुश्ताक साहब को आप क्या उनके बारे में, क्योंकि एक पिक्चर उनकी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, एक जानिब तो अभी वो जो अपने बयानात दे रहे हैं सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि हम जो है गज़ा की जानिब कश्तियों पे सवार हैं और जा रहे हैं उनकी मदद के लिए, दूसरी जानिब उस वो पुलिस ऑफिसर जो कि उनको ऐसे जो कि अपनी उंगली ताने खड़ा हुआ है और उस पिक्चर को लेकर के, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ पर क्यों आवाज़ बुलंद कर रहे हो, जाओ ना उनकी मदद करने के लिए। तो लोग लिख रहे हैं आज उनके बारे में कि आज वो उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। देखिए उस पुलिस ऑफिसर को मतून करने से कुछ नहीं होगा, वो अपनी ड्यूटी का बंदा बता, जिस तरह आप और मैं, रिस्क की जो है ना, वो कहते हैं ना इंसान की तमा की भूख, रिस्क की भूख शायद खत्म हो जाए, तमा की भूख नहीं खत्म होती। अच्छा हमजा भाई, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम सिर्फ ये है कि दुनिया इस वक्त हालत जंग में, पूरी दुनिया, जिन लोगों के ख्वाब थे कि वो यूरोप जाके बस जाएंगे और पाकिस्तान की ज़मीन को छोड़ जाएंगे, उनके लिए खुशखबरी नहीं, बुरी खबर है कि आपको इसी मुमलकत खुदादाद में रहना पड़ेगा और इसी को अपना घर मानना पड़ेगा, जिधर आपने पैदाइश ली, परवरिश ली, इस मुल्क से खाया, इस मुल्क से सीखा, इस मुल्क से पढ़ा, इस मुल्क से तरबियत हासिल की, और उसके बाद इसी मादर वतन को आप बोल के बाहर चले जाते थे और समझते थे कि यूरोप के ख्वाब जो कि आपकी हसीन रातों में आके आपको लुभा कर आपकी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी लगवा कर आपको ले जाते हैं, और आप वहाँ पर जाकर एक गोरे आदमी की भलवत करके सारी ज़िंदगी गुजारते हैं और जदीद गुलामी के तसव्वुर को दोबारा से ज़िंदा करते हैं। आपके लिए बुरी खबर है कि आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आने वाली 21वीं सदी याद रखेगी और आने वाली कई सदियां याद रखेंगी कि इसी मुमलकत खुदादाद से एक ऐसा चमन, एक ऐसा गुलजार वजूद लेगा जो आने वाले वक्त की नस्लों का निगहबान हो। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है, और याद रखिएगा आप कुफरिस्तान को जितना मर्जी एडमायर करें, मैं ये नहीं कहता कि यूरोप की मशीनें जो हैं उन्होंने इंसानियत को फ़ायदा नहीं दिया। मेरा तो मैसेज ये बस ये छोटा सा ये है कि अपने चमन, अपने गुलजार, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें। इसी मुमलकत खुदादाद ने आपको वजूद दिया, आपको खलत दिया, आपको गोयाई दिया, आपकी शक्ल में हुस्न दिया, आपकी जवानी में कमाल दिया। इसी मुमलकत से प्यार करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे हमजा साजिद राना, उन्होंने मुकम्मल तौर पर बात की शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकात के हवाले से, फिर गज़ा के हवाले से बहुत अच्छा पैगाम दिया तमाम मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके लिए भी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।